क्या आप सांस लेते हो? कैसा सवाल है मैम? हाँ, लेते हैं। क्या आपका खाना खुद ब खुद डाइजेस्ट होता है? हाँ मैम, खुद ही हो जाता है। क्या आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? हाँ मैम, हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें अपने आप होती हैं कि कोई सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें? मैम, अपने आप होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस वन शॉट, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें अपने आप नहीं होती। सुबह सुबह हम उठते हैं, भूख लगती है, थोड़ी देर बाद नींद आती है, हम बढ़िया तरीके से सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ अपने आप नहीं होता। इसके पीछे एक कह सकते हो सिस्टम इन्वॉल्व है यार, जैसे सिस्टम होता है ना, वही सिस्टम इन्वॉल्व है। तो आज का सेशन होने वाला है हमारा लाइफ सेल्स इन वन शॉट। सो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन मेरे डॉक्टर मुस्कान के साथ। आ जाओ। तो सबसे पहले बच्चे हम लाइफ प्रोसेस समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, सिंपल भाषा में कहूं, हर वो चीज जो आपको जिंदा रख रही है वही लाइफ प्रोसेस है। जैसे कि आप सांस ले रहे हो, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से मैगी, पिज्जा, बर्गर जो खा रहे हो ना रोज, मुझे सब पता है, उसको डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो लाइफ प्रोसेस है। हमारी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हार्ट हम पढ़ेंगे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एक लाइफ प्रोसेस है। अब भैया ये तो हो गई अच्छी चीजें, ट्रांसपोर्ट हो गई, सबको एनर्जी मिल गई, लेकिन वेस्ट का क्या हुआ? तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ये सारे सिस्टम मिलके लाइफ प्रोसेस बनाते हैं और हम जिंदा इन्हीं की वजह से हैं। तो हर वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होती है टू सस्टेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब बच्चे आप सोच रहे हो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों नहीं लाइफ प्रोसेस है मैम? कैसे होगा? उसके बिना जीवन चल सकता है ना, इसीलिए उसको हम लाइफ प्रोसेस नहीं मानते हैं बच्चे लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सबसे पहले ये समझते हैं हम कि जो मेन न्यूट्रिशन है वो क्या है। तो बच्चे हमें पता है ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन है वो खाने से मिलता है। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक सेल का बना हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, हर ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप 2 दिन बिना खाने के सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को खाना, एनर्जी जो चाहिए वो सारी की सारी खाने को ब्रेक डाउन करके मिलती है। तो बिना खाने के, बिना न्यूट्रिशन के आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, अच्छा खाना भी उतना ही जरूरी है। सो बच्चे, सबसे पहले जो भी खाना होता है वो हम इंजेस्ट करते हैं। तो ये रहा खाने का इंजेशन। उसके बाद हमारे माउथ में इंपॉर्टेंट जो ये हमारी बकल कैविटी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 चीजें रोल प्ले करती हैं। क्या बच्चे? सलाइवा, टंग एंड टीथ। टीथ हमारे खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। टंग का काम है एक तो टेस्ट बर्ड प्रोवाइड करना, ऊपर से सलाइवा को मिक्स करना फूड के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है सलाइवा का, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स निकालते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो अमाइलेज का रोल क्या होता है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स चीजों को, ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन कर देता है। क्या करता है? कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन करता है। अब उसके बाद बच्चे खाना आ गया कहाँ? हमारे ईसोफेगस पे। ईसोफेगस पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेजियल मसल्स, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, या उसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी कह सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक के बाद खाना पहुंच जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक में हमें 3 बहुत ज्यादा जरूरी चीजें याद रखनी है। वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर पाए। पेप्सिन, पी से पी याद रखेंगे भाई लोग। पेप्सिन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। उसके बाद बच्चे म्यूकस एक जरूरी चीज होती है।
क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो स्टमक की लाइनिंग को खराब कर सकता है। तो ताकि स्टमक की लाइनिंग खराब ना हो, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो पेप्सिन होता है ना स्टमक में, वो इनएक्टिव होता है पेप्सिनोजिन के फॉर्म में। उसको एक्टिव करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगता है। ठीक है, तो पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, दूसरा उसका काम है पेप्सिन को एक्टिवेट करना। आई बात समझ में? पेप्सिन हम याद रखेंगे, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब भाई लोग, खाना कहाँ आ गया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिओडेनम पार्ट होता है, वहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिक्रीट होती है, वो है बाइल। बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर, ऑलवेज रिमेंबर। ये जो लिवर है ना, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर। और बच्चे, ये स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो बाइल निकाल दिया लिवर ने, कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूसेस निकाल दिया पैनक्रियाज ने, कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो बच्चे लोग, मेजर डाइजेशन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, यहां पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया खाना। उसके बाद खाना अब्सॉर्ब भी तो होना है बॉडी को, तो वो विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अब्सॉर्प्शन कराते हैं बच्चे। उसके बाद जैसे ही खाना अब्सॉर्ब होता है और ये ब्लड वेसल्स में चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन। तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्सॉर्प्शन शुरू हो गया और असिमिलेट हो गया, पूरे ब्लड वेसल्स में चला गया, ब्लड वेसल्स ने पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचा दिया। तो बच्चे, ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। उसके बाद जितना भी वेस्ट होता है वो एनस से बॉडी के बाहर इजेस्ट आउट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। अब बच्चे, एनस में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एनल स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है कि कब वेस्ट निकलना है बॉडी के बाहर और कब नहीं निकलना। बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, जो कि हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमंस का। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है कि बाइल प्रोड्यूस लिवर से होता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। पैनक्रियाटिक जो जूसेस होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस तीन तरीके का होता है। एक हो गया हमारा ट्रिप्सिन, एक हो गया हमारा अमाइलेज, और ये हो गया हमारा लाइपेज। तो ये तीन तरीके का पैनक्रियाटिक जूस हमें याद रखना है। और बच्चे, इनका रोल कैसे याद रखेंगे हम? तो ये याद रखो, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। और लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बच्चे, एक और चीज है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करती है, वो भी याद रख लो, बाइल। तो बाइल का भी यही रोल होता है। ठीक है, बाइल का भी यही रोल होता है जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जो हमें याद करने हैं। नाउ बैक टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चे, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर दी। रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि जो खाना आपकी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा था डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है। यहां से बच्चे, जो भी खाना आपका डाइजेस्ट हुआ, और जो हमने पढ़ा था ना असिमिलेशन, ब्लड वेसल्स में जाता है अच्छी अच्छी चीजें, और ब्लड वेसल्स उसको ऑर्गन्स तक भेज देती है। तो बच्चे, सारे ऑर्गन किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। तो सारी सेल के पास खाना पहुंच जाता है, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब बच्चे, सारी सेल के पास जो ग्लूकोज पहुंच गया, उसके बाद ऑक्सीजन चला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और वहां पे होता है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा
और वो कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, जिसके दौरान एटीपी निकलती है जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ना नहीं होता बच्चे, वो ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन का असल मतलब होता है कि खाने का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, ताकि उसके ब्रेकडाउन पे एनर्जी रिलीज हो पाए एटीपी के फॉर्म में, और वो एटीपी हमारी बॉडी खर्च करके सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। एम आई क्लियर? यस और नो? थम्स अप एवरीवन। ओके, सो सबसे पहले नॉस्ट्रल से हमारा ऑक्सीजन गया, उसके बाद नेजल पैसेज बच्चे, फिर ट्रैकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई है भाई, एल्वियोलाई है मेजर एक्सचेंज का सेंटर, याद रखना। एल्वियोलाई इज द एक्सचेंज सेंटर इन ह्यूमन बीइंग्स, याद रखोगे ना? बहुत बढ़िया। सो हमें याद रखना है एल्वियोलाई पे होता है मेजर एक्सचेंज, उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया एल्वियोलाई पे, फिर ये ब्लड में जाता है, ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो सेल तक पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस पहुंचता है, और ऐसे करके सेम प्रोसेस से बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन का असल मतलब क्या है बच्चे? जो भी खाना हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से खाया था उस खाने को सेल तक पहुंचाना, सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, उस दौरान एटीपी जो रिलीज होती है वो हम खर्च करते हैं। बढ़िया, यही रेस्पिरेशन होता है। सो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है बच्चे, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। एरो का मतलब होता है ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जब भी होगा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एन का मतलब होता है एब्सेंट, एन का मतलब होता है एब्सेंट, और एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब बच्चे, इसी में हमें पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो पाइरुवेट में होता है, वो पाइरुवेट में होता है। ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो साथ ही साथ बच्चे, क्या एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन में आखिरी में क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस दौरान निकलती है 2 एटीपी, और इस दौरान निकलती है 36 एटीपी। तो टोटल आप ये याद रखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपी प्रोड्यूस होती है। कितनी ज्यादा! अब अगर मैं यही बात करूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, अगर मैं यही बात करूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो जगह पर होता है। एक होता है ईस्ट में, और दूसरा होता है बच्चे हमारी मसल में। तो हमारी मसल में क्या होता है बच्चे? जब भी हम ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, ज्यादा एनर्जी खर्च कर लेते हैं, तो वहां पे जो ग्लूकोज है ये पाइरुवेट में नहीं टूटता, ये लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जमा हो जाता है, और वहां ये जमा होके बहुत दर्द करता है, माय गॉड, और इसी को ही कहते हैं मसल क्रैम्प्स। तो ये लैक्टिक एसिड जमा हुआ है, फिर आप धीरे धीरे जैसी एक्सरसाइज करते रहते हो, ये लैक्टिक एसिड टूटता जाता है और अपने आप दर्द चला जाता है। तो बच्चे, इसमें आप पेन किलर खा लो, गर्म पानी में पैर डाल के बैठ जाओ, ठीक है। तो ईस्ट में तो हमेशा ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ईस्ट में हमेशा ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ईस्ट में बच्चे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। याद रखो बच्चे, ईस्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, साथ ही साथ एनर्जी। तो ईस्ट में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। मसल में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, लेकिन जब मसल में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है
और हम वर्कआउट करते रहते हैं, ये यूजुअली हैवी वर्कआउट में होता है, तो तब बच्चे बनता है लैक्टिक एसिड और साथ ही साथ एनर्जी, यानी कि 2 एटीपी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यही गलती कर जाते हो तुम लोग। तो ध्यान से सुन लो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा मसल में, क्या बनेगा? सिर्फ लैक्टिक एसिड और एनर्जी, वो भी 2 एटीपी। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 एटीपी निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, ईस्ट में बन रहा है। बस ये कुछ कुछ बातें ही तो याद रखनी है, यहीं पे ही एग्जामिनर गेम खेलता है और आप फंस जाते हो। बस ये याद रखना, ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी, और मसल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी, नो कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कितनी एनर्जी निकली? 38 एटीपी, बहुत ही ज्यादा है तो, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रीनल सिस्टम पे। तो बच्चे, रीनल सिस्टम हमारी बॉडी में जरूरी होता है। अब इतना जो वेस्ट इकट्ठा हो गया है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इसको भी तो बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए हमें ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड कर रहा है सारा ट्रांसपोर्ट। ब्लड ने मिनरल भी ट्रांसपोर्ट करा, ब्लड ने ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करा, ब्लड कर रहा है भयंकर तरीके से ट्रांसपोर्ट। अब भैया वहां पे आ जाते हैं बहुत वेस्ट प्रोडक्ट भी, तो जो सारी अच्छी चीजें तो होंगी नहीं आपके खाने में, वेस्ट भी तो होगा आपके खाने में, वो वेस्ट भी तो ब्लड में। अब भाई साहब, हमें ब्लड को फिल्टर करना है, तो ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी। याद रखना, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है। और किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चे? नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे, नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे नेफ्रॉन समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम नेफ्रॉन समझ लेते हैं। सो बच्चे, ये रहा हमारा बोमेन्स कैप्सूल, ये रहा हमारा बोमेन्स कैप्सूल। तो बच्चे, बोमेन्स कैप्सूल पे सारा ब्लड फिल्टर हो जाता है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल पे सारा ब्लड फिल्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक छन्नी है। ठीक है, ये बेसिकली एक छन्नी है। ये बहुत सारी कैपिलरी, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये बहुत सारी कैपिलरीज है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहां से ब्लड आता है बहुत तेजी स्पीड में, यहां से ब्लड आएगा एकदम बचा है। और ग्लोमेरुलस है बहुत बहुत फाइन छन्नी, और एकदम से ब्लड स्पीड से आया और कर गया, तो ब्लड रुक गया, सारा का सारा वेस्ट आगे चला गया। अब यहाँ पे आ जाता है सारा का सारा वेस्ट प्रोक्सिमल कॉन्ड्यूलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे आ गया सारा का सारा वेस्ट, जिसको हम कहते हैं पीसीटी। तो पीसीटी से सारे मेजॉरिटी आयरन, सोडियम, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। बाकी बचा कुचा जो वेस्ट है वो चला जाता है लूप ऑफ हेनले में। ये क्या हो गया बच्चा हमारा? लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ जो जाएगा वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ जो आएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद सारा का सारा वेस्ट जो होता है वो आ जाता है डिस्टल कॉन्ड्यूलेटेड ट्यूब्यूल में। कहा आ जाता है बच्चे लोग? डिस्टल कॉन्ड्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और यहां से चला जाएगा हमारी कलेक्टिंग डक्ट में। ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। और बच्चे के बच्चे सुनो, यहाँ पे सारा वेस्ट आते जा रहा है, देखो यहां से सारा वेस्ट आया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे सारा पानी अब्सॉर्ब हो गया, वाटर सारा रीअब्सॉर्ब हो गया। बचा कुचा जो कॉन्सेंट्रेट है, यूरिया, यूरिक एसिड, वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और यहां से यूरेटर में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके का सिलसिला होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का, जो कि किडनी करता है। किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है नेफ्रॉन। भाई नेफ्रॉन ऐसा करता है ब्लड को फिल्टर, सारा का सारा ब्लड यहाँ छन जाएगा, जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल आएगा। जैसे ही वेस्ट बाहर निकल आया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आयंस पीसीटी ने अब्सॉर्ब कर लिए। अब और गंदा नीचे गया, वो लूप ऑफ हेनले का रास्ता कठिन था, बट पहले नीचे गया राइट से, फिर श्यू ऊपर गया,
फिर आ गया डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे, बचा कुचा जो पानी था ना वो तक अब्सॉर्ब कर लिया डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ने। अब एकदम जो गंदा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, जो वेस्ट है, वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, वहां से यूरेटर, और फिर हमारे रीनल सिस्टम में जाके बॉडी के बाहर। आई बात समझ में? कुछ ये था हमारा सफर नेफ्रॉन का। बच्चे किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होती है वो होती है फिल्टरेशन, जो ब्लड को फिल्टर करती है। तो इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। फिर होती है प्रोसेसिंग, यानी कि यूरिन बनना होता है। यूरिन बनना मतलब यूरिया और अमोनिया को कॉन्सेंट्रेट कराना। उसके बाद जितना भी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको हमें यूरेटर में भेजना है। उसके बाद यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। अब मैम आप कहोगे कि मैम हमें ना याद नहीं रहता कि किडनी के बाद यूरेटर में जाएगा, यूरेटर के बाद ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा मैम? यूरेथ्रा में जाएगा और वहां से बॉडी के बाहर निकल आएगा। इसको याद कैसे करें मैम? तो मैम लेकर आ गई हैं कुप्पू। मैम क्या लेकर आई हैं? कुब्बू। कुब्बू से क्या याद रखोगे? किडनी से निकला यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से आया ना, यहां से कलेक्टिंग डक्ट ने सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन दे दिया किडनी में। किडनी से कहा गया बच्चे? यूरेटर। कहा जाएगा किडनी से? यूरेटर। यूरेटर से कहा जाएगा बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर। कहा जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद जाएगा ये यू से यूरेथ्रा, एंड देन बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। याद क्या रखेंगे हम? कुबू। याद क्या रखेंगे हम? कुबू। आई बात समझ में? चलो ये हमने कुबू भी कर लिया, एंड ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत आसान तरीका है याद रखने का। चलो बच्चे, फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो हमारा पार्ट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस वही होती है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। लाइफ प्रोसेस तो रिप्रोडक्शन है ही नहीं ना, जिंदा तो रह ही सकते हैं हम। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसका मतलब ये है क्या वो जीवित नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन को नहीं मानते भैया लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, आ जाओ। अब बचा हमारा सर्कुलेशन, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मेन जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड होता है। आपको ये समझना है कि सबसे पहले जो हमारा एल्वियोलाई होता है, ये हो गई हमारी एल्वियोलाई। यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले ऑक्सीजन हमने इनहेल करा, अब यहां से ऑक्सीजन एल्वियोलाई भेज देता है ब्लड में। ब्लड से क्या निकलती है बच्चे? पल्मोनरी वेन। यहाँ पे कहाँ आ गई? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन सारा का सारा ये रहा हमारा हार्ट। यहाँ पे हम बना देते हैं अपना हार्ट, ये रहा हमारा हार्ट। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दे देगी लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है। क्यों बच्चे? क्योंकि इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी अयोटा को ब्लड भेजना है। तो ये कनेक्टेड होता है अयोटा से। ये सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड अयोटा को देता है और अयोटा पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचा देती है। तो अलग अलग साइड है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज इन्वॉल्व इन द कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई कहां से बच्चे? एल्वियोलाई से। इसने लेफ्ट एट्रियम को दिया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा जुड़ा होता है, और यहाँ पे ना ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजना होता है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है वो सबसे थिक होती है, और अयोटा भी बढ़िया मोटा सा होता है क्योंकि उसको पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके, याद रखना। अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइड का। ठीक है, अब यहीं पे ही बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल से इकट्ठा किया जाता है और उसको कौन लेके आता है? वीना कावा। तो ऊपर की सारे बॉडी पार्ट से लेकर आएंगे सुपीरियर वीना कावा, और नीचे के सारे बॉडी पार्ट से लेकर आएंगे इंफीरियर वीना कावा।
तो यहाँ पे वीना कावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके पहुंचा देते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहा आ जाता है बच्चे, सॉरी राइट एट्रियम। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की बॉडी से इकट्ठा करते हैं सुपीरियर वीना कावा, नीचे की बॉडी से इकट्ठा करते हैं इंफीरियर वीना कावा। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये रही हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके एल्वुलाई पे भेज देती है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर जाता है। तो ऑल द वेन कैरी deoxygenated blood except pulmonary vein which carries oxygenated blood. All the arteries carry all the arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery which carries deoxygenated blood. So students, ये रहा हमारा circulatory system. Now let's start with few questions. So where does the digestion of starch begins? तो बच्चे सबसे पहले डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन हो जाता है माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज, सो द करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्वियोलाई में होता है। So the correct answer is alveoli. Coming to the transport tissue in plants for water is xylem, and we have heart has how many chambers? So heart has 4 chambers. And students, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। नाउ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यूरिया होता है मेन एक्सक्रीटरी product. Energy currency of the cell is ATP, that is adenosine, triphosphate. क्या है बच्चे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Now movement of food in esophagus is known as contraction and relaxation, that is peristalsis movement. Now प्लांट फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू इज, बच्चे जाइलम तो था वाटर के लिए, और फ्लोएम हो गया हमारे फूड के लिए। एम आई क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज मी डॉक्टर मुस्कान फ्रॉम क्लास 10th एंड गेम signing off. See you in the next session. I hope you enjoyed and learned with me biology in a very interesting manner. And if yes, और अगर आपको सच में मजा आया ना मेरे सेशन में, और आपको लगा है कि मैम आज तो लाइव प्रोसेस डिकोड कर दिया आपने और मजा आ गया, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो एंड लाइक बटन दबाना मत भूलना। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप हमारे प्लस बैचेस, वीआईपी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप पर्सनलाइज्ड मुझसे एंड बहुत सारे टीचर्स से पर्सनलाइज्ड चैट ले सकते हैं, उनसे क्लास अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ डाउट्स भी पूछ सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। सो देरी किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट सेशन, एंड टिल देन सी यू, बाय बाय।